नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है शिज़ोफ्रेनिया या मनोविकलता। मनोविकलता और शिज़ोफ्रेनिया एक ही शब्द है। मनोविकलता के विषय में चर्चा करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि मनोविकलता से तात्पर्य क्या है। यहाँ हम मनोविकलता के अर्थ के विषय में सबसे पहले बातचीत करते हैं कि मनोविकलता से हमारा क्या तात्पर्य है। मनोविकलता हम किसे कह सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया हम किसे कह सकते हैं। मनोविकलता एक गंभीर मानसिक रोग है। मनोविकलता चिंतन एवं शुद्ध मनोदशा, चिंतन मीन्स थिंकिंग, शुद्ध मनोदशा मीन्स ट्रबल्ड मूड की विकृति है। तो मनोविकलता चिंतन एवं शुद्ध मनोदशा की विकृति है। चिंतन में ऐसी विकृति की अभिव्यक्ति रोगी किसी वस्तु या चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की अक्षमता तथा किसी संप्रत्यय के विकास में अपनी असमर्थता के रूप में करता है। रोगी से यदि हम बात करते हैं तो रोगी शिकायत करता है कि वो किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसके विषय में चिंतन नहीं कर पाता। साथ ही उसके जो कंसेप्ट्स हैं उनको डेवलप करने में वो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। साथ ही इसमें रोगी में गलत प्रत्यक्षण मीन्स उसका जो परसेप्शन है, उसका जो प्रत्यक्षीकरण है वो गलत है एवं गलत विश्वास उत्पन्न होता है। उसके जो बिलीफ्स हैं, उसके जो विश्वास हैं वो कैसे हैं, गलत हैं। वास्तविकता को समझने में अनेकों कठिनाइयाँ होती हैं तथा भाषा तथा संबंधित सांवेगिक अभिव्यक्ति में तालमेल करने में असमर्थता होती है। भाषा के साथ में जिस प्रकार के सांवेगिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए व्यक्ति में, उसमें तालमेल का अभाव दिखाई देता है और किसी भी प्रकार की रियलिटी के विषय में अगर उससे बात की जाए तो वास्तविकता को समझने में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। ये सभी लक्षण मनोविकलता के रोगी के लक्षण हैं और यदि देखा जाए तो सामान्य भाषा में ऐसे रोगियों को पागल कहा जाता है। पागल की श्रेणी में इस प्रकार के रोगियों को रखा जाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाओं की चर्चा हम लोग यहाँ कर लेते हैं। पहली परिभाषा है प्रोफेसर कॉलमैन की। कॉलमैन के अनुसार मनोविकलता असामान्य व्यवहारों का एक समूह है। जब भी हम किसी भी मनोरोग के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं तो यहाँ हम सामान्यतः उसके कुछ लक्षणों की बात करते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों में, इस प्रकार के मनोरोगियों में ये विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें से आप लोग जब सुन रहे होते हैं तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि इन लक्षणों की चर्चा तो हमने दूसरे मनोरोग में भी की थी या इस प्रकार की बात तो हमने दूसरे मनोरोगियों के संदर्भ में भी की थी। यहाँ मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ मनोरोगियों के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन उन लक्षणों के एक विशेष प्रकार का समूह एक विशेष प्रकार के मनोरोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हमें एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये मनोरोगी इस मनोरोग से ग्रस्त है। अब यदि आप उन लक्षणों का विश्लेषण करेंगे तो उसमें से बहुत से लक्षण ऐसे हो सकते हैं जो किसी दूसरी मनोरोग में भी शामिल हों, लेकिन उन लक्षणों के साथ में ही कुछ कॉमन लक्षण होंगे और कुछ स्पेसिफिक लक्षण होंगे, कुछ सामान्य लक्षण होंगे और कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे। तो उन सामान्य और विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार के मनोरोग से ग्रस्त व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाए। तो यहाँ पर भी कॉलमैन कहते हैं कि मनोविकलता असामान्य व्यवहारों का एक समूह है। इसमें व्यवहार हैं
कैसे व्यवहार हैं? असामान्य व्यवहार हैं, और ये असामान्य व्यवहार अनेक हैं, क्योंकि अनेक से मिलकर के ही समूह बना है। तो मनोविदलता असामान्य व्यवहारों का एक समूह है जिसमें रोगी में वास्तविकता के साथ संबंध स्थापित करने की योग्यता एवं उसकी संवेगात्मक व बौद्धिक प्रक्रियाओं में आधारभूत विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। विक्षोभ मीन्स डिस्टर्बेंस। तो यहाँ कई सारे लक्षणों के साथ में ये देखने में आता है कि रोगी का वास्तविकता के साथ संबंध एक तरह से समाप्त होने लग जाता है या डिस्टर्ब होने लग जाता है। उसकी संवेगात्मक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में भी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं, और जब इस प्रकार की गड़बड़ियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कि ये मनोविदलता रोग से या शिजोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति है। इसी को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ इंग्लिश में भी इस परिभाषा को दिया गया है। द टर्म शिजोफ्रेनिया इज़ नाउ यूज्ड इन टू इंक्लूड a group of psychotic reactions in which there are fundamental disturbances in reality relationships and in emotional and intellectual processes। तो यहाँ कई प्रकार के डिस्टर्बेंसेस हो गए, फंडामेंटल डिस्टर्बेंसेस इन रियलिटी रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस। तो इन सभी में प्रक्रियाओं में जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस दिखाई देता है तो ये कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति मनोविदलता रोग से ग्रस्त है या शिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है। दूसरी परिभाषा है यहाँ डेविसन एवं नील की। ये परिभाषा इन्होंने 1996 में दी है। ये कहते हैं कि मनोविदलता को इस प्रकार इन्होंने परिभाषित किया है कि मनोविदलता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है। यहाँ डेविसन एवं नील भी मनोविदलता में मनोविक्षिप्त विकृतियों के समूह की चर्चा करते हैं, जिसमें चिंतन, संवेग तथा व्यवहार में अत्यधिक क्षुब्धता की विशेषता होती है। ये व्यक्ति का चिंतन, संवेग तथा व्यवहार, ये सारी की सारी चीज़ें ही वहाँ डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। विकृत चिंतन, जिसमें विचार तार्किक रूप से संबद्ध नहीं होते, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, दोषपूर्ण प्रत्यक्षण एवं ध्यान होता है, पेशीय क्रियाओं में अनोखी क्षुब्धता होती है तथा चपटा या अनुपयुक्त भाव होता है। आगे आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ जो पेशीय क्रियाएं हैं उनमें भी एक डिस्टर्बेंस देखने में आता है। कई बार इस तरह के रोगियों में देखने में आता है कि ये 2-2, 4-4 दिन तक एक ही स्थान पर बैठे रह सकते हैं और ये कहते हैं कि इनके शरीर का कोई भाग अकड़ गया है, लेकिन अगर हम मेडिकली इनका चेकअप कराएं तो ऐसा देखने में आता है कि उस शरीर में किसी भी प्रकार की मेडिकल कोई भी कंप्लेंट नहीं है। लेकिन ये बराबर इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को भी इंग्लिश में भी यहाँ दिया है। शिजोफ्रेनिया इज़ ए ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स characterized by major disturbances in thoughts, emotions and behavior. Disordered thinking in which ideas are not logically related, faulty perception and attention, bizarre disturbances in motor activity and flat or inappropriate affect. तो ऊपर लिखी हुई सारी की सारी बातें इसमें भी आ जाती हैं कि मांसपेशियों में भी डिस्टर्बेंस वो महसूस करते हैं, उसके साथ ही उनके जो थॉट प्रोसेस है, इमोशंस हैं, बिहेवियर है, इन सभी में वो ये सभी उनका विकृत देखने में आता है। उनका जो परसेप्शन है वो भी प्रभावित होता है और वे लॉजिकली किसी बात को सोचने समझने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अभी हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो यदि हम इन विस्तृत परिभाषाओं पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि मनोविदलता का रोग एक काफ़ी गंभीर रोग है, क्योंकि इसमें रोगी का संपूर्ण व्यक्तित्व डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी विशेषताओं में अन्य बातों के अलावा
कुछ बातें मुख्य हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। पहला है चिंतन का क्षुब्ध होना। क्षुब्ध मीन्स डिस्टर्ब्ड हो जाना। उसके विचार या तार्किक क्रम समाप्त हो जाता है। जो व्यक्तियों के विचारों में एक तारतम्य पाया जाता है या तार्किक क्रम पाया जाता है, वो चीज़ें इस तरह के रोगियों में कम या समाप्त हो जाती हैं। रोगी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रह जाता और उसकी अपनी काल्पनिक दुनिया बन जाती है, जिसमें तरह तरह के व्यामोह तथा विभ्रम की प्रबलता होती है। व्यामोह एवं विभ्रम से तात्पर्य है यहाँ डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन से। इनकी विस्तृत चर्चा हम अभी आगे करेंगे। रोगी चूँकि काल्पनिक दुनिया में रहना अधिक पसंद करता है, अतः यह स्वाभाविक है कि अन्य लोगों से उसका सामाजिक संपर्क टूट जाता है। वो अपने ही कल्पना की दुनिया में रहना पसंद करता है। रोगी का सिर्फ चिंतन एवं संवेग ही नहीं, बल्कि उसका व्यवहार भी काफ़ी विघटित हो जाता है। उसका जो व्यवहार है और उसके जो संवेग एवं चिंतन है, उन सभी में तारतम्य नहीं पाया जाता। वो संगठित नहीं होते। चिंतन उसका कुछ कह रहा होता है, संवेग उसमें किसी प्रकार के दिखाई दे रहे होते हैं और उसका व्यवहार अलग प्रकार का दिखाई देता है। तो ये सारा इसमें विघटन एक प्रकार का देखने में आता है। और इसके साथ ही यह भी देखने में आता है कि रोग की गंभीरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोगी को तत्काल नैदानिक हस्तक्षेप यानी क्लिनिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रोगी का संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो इन सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, मनोविकलता के रोगी का। और जब उसके लक्षण की तीव्रता बढ़ जाती है तो यहाँ क्लिनिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता या नैदानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। हम मनोविकलता के विषय में आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोविकलता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि मनोविकलता शब्द या शिज़ोफ्रेनिया शब्द किस प्रकार से आया और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसका क्या है। मनोविकलता एक ऐसा गंभीर मानसिक विकृति है जो मानव सभ्यता में बहुत पहले से ही सभी को ज्ञात है, भले ही उस समय इसका नाम कुछ और रहा हो। कटिंग 1985 के अनुसार प्राचीन समय में यह रोग आम व्यक्तियों में पागलपन के नाम से मशहूर था, मैडनेस के नाम से मशहूर था, क्योंकि इस तरह के व्यक्तियों को पागल की श्रेणी में रखा जाता था। हिपोक्रेट्स जो एक मशहूर ग्रीक चिकित्सक थे के अनुसार यह रोग शरीर के जो द्रव्य हैं उनमें कुछ कारणों से उत्पन्न असंतुलन से होता पाया गया है। उनका कहना ये था कि जो शरीर में कुछ द्रव्य होते हैं जैसे वात, पित्त, कफ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन सब में अगर कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस या असंतुलन की उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वजह से इस प्रकार के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। रोमन चिकित्सक जिनका नाम गैलेन था ने इस रोग के लिए डिमेंशिया पद का उपयोग किया और बतलाया कि यह रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण व्यक्ति के सामान्य पशु जोश या एनिमल स्पिरिट के आकार एवं संख्या में कमी तथा मस्तिष्क में उत्पन्न अत्यधिक ठंडापन एवं आर्द्रता, जिसे ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, वो होता है। तो उन्होंने भी यही कहा विशेष रूप से कि व्यक्ति में एक जो एनिमल स्पिरिट है वो कम हो जाती है और उसके साथ ही उसका जो मस्तिष्क है वह भी बहुत अधिक ठंडा एवं ह्यूमिड हो जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है और इस वजह से
व्यक्ति में इस प्रकार के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के चित्र दिए हुए हैं। ये ब्लूलर का है और दूसरा गैलेन का है। ये वे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिज़ोफ्रेनिया पर बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। बेल्जियम के मनोरोग विज्ञानी जिनका नाम बेनेडिक्ट मोरेल था, उन्होंने 14 साल के एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया है जिसमें उत्तरोत्तर उदासीनता, प्रत्याहार तथा सांवेगिक अस्थिरता शब्द यहाँ पर कुछ आपको टिपिकल लग रहे हो सकते हैं। उत्तरोत्तर से मतलब है प्रोग्रेसिव रूप से, उदासीनता मीन्स एपैथी, प्रत्याहार मीन्स विड्रॉल तथा सांवेगिक अस्थिरता मीन्स इमोशनल अनस्टेबिलिटी के मुख्य लक्षण उसमें दिखाई दिए उन्हें एक 14 साल के बच्चे में। उसके लिए उन्होंने डिमेंस प्रिकॉक शब्द का उपयोग किया। उसके लक्षणों के लिए जो उस बच्चे में दिखाई दे रहे थे, कौन कौन से लक्षण, उदासीनता के, विड्रॉल के तथा इमोशनल इनस्टेबिलिटी के जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने डिमेंस प्रिकॉक पद का उपयोग किया। ये लड़का एक कुशाग्र बुद्धि था तथा उसका शैक्षिक निष्पादन बहुत अच्छा था। उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस थी वो बहुत अधिक अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे वह सभी शैक्षिक चीज़ों में अभिरुचि उसकी कम हो गई और वो उन सभी चीज़ों को भूल गया जिसे उसने सीखा था। साथ ही लड़के में गंभीर बौद्धिक एवं मानसिक ह्रास के लिए डिमेंस पद का उपयोग किया गया तथा इस तरह के मानसिक ह्रास के आरंभिक शुरुआत की बतलाने के लिए प्रिकॉक पद का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले डिमेंस प्रिकॉक शब्द का उपयोग किया। 1899 में एमिल क्रेपलिन ने, जो एक मनोरोग विज्ञानी थे, मोरल द्वारा प्रतिपादित नाम अर्थात डिमेंस प्रिकॉक के लिए उसका लैटिन प्रारूप का उपयोग किया और ये लैटिन प्रारूप था डिमेंशिया प्रिकॉक्स। डिमेंशिया प्रिकॉक्स। इस तरह से मनोविदलता का प्राक नाम डिमेंशिया प्रिकॉक्स था। इस पद में डिमेंशिया का मतलब उत्तरोत्तर बौद्धिक ह्रास तथा प्रिकॉक्स से तात्पर्य आरंभिक शुरुआत से था। डिमेंशिया का तात्पर्य क्या था? डिमेंशिया का तात्पर्य उत्तरोत्तर बौद्धिक ह्रास, जिसमें व्यक्ति में लगातार बौद्धिक क्षमताओं में कमी देखने में आ रही है। इसको अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो डिमेंशिया का मतलब था कि जिस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं में लगातार कमी आ रही है। ये केवल एजिंग की वजह से या किसी अन्य कारण से नहीं है, सामान्य व्यक्ति है लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमताओं में निरंतर गिरावट देखने में आ रही है। और उसके साथ ही प्रिकॉक्स से तात्पर्य था आरंभिक शुरुआत या अर्ली रीसेट से। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको नाम दिया डिमेंशिया प्रिकॉक्स। क्रेपलिन ने इस रोगी में एक सामान्य मानसिक दुर्बलता का मुख्य लक्षण पाया, जिसमें अन्य बातों के अलावा विभ्रम, व्यामोह, जिसकी बात अभी हमने की थी, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस एवं नकारात्मकता, साथ ही ध्यान संबंधी कठिनाइयाँ, सांवेगिक दुष्क्रिया मीन्स इमोशनल डिसफंक्शन और स्टीरियोटाइप बिहेवियर आदि मुख्य हैं। और इन सभी के आधार पर उन्होंने उसके विषय में ये बताया कि ये व्यक्ति डिमेंशिया प्रिकॉक्स से पीड़ित है। यहाँ आप देख रहे हैं ये भी एमिल क्रेपलिन हैं जिन्होंने कि शिज़ोफ्रेनिया पर बहुत काम किया है, और ये जेकब कास्निन हैं और कास्निन ने भी काफ़ी काम किया है शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर। फिर
क्रेपलिन ने सामान्य मानसिक दुर्बलता के अतिरिक्त विभ्रम, व्यामोह, नकारात्मकता, ध्यान संबंधी कठिनाइयाँ और सांवेगिक दुष्क्रिया, रूढ़िगत व्यवहार आदि लक्षणों के विषय में बताया। स्विट्जरलैंड के मनोरोग विज्ञानी ब्लूलर थे जिन्होंने 1911 में इस मानसिक विकृति का नाम मनोविकलता दिया, शिजोफ्रेनिया दिया। ग्रीक शब्द स्किजीन का अर्थ विभक्त होना है। विभक्त होना मीन्स कुछ भागों में बंट जाना, टू स्प्लिट, तथा फ्रेन का मतलब मन या माइंड से है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द ग्रीक शब्द हैं। स्किजीन का अर्थ विभक्त होना तथा फेन का अर्थ माइंड से होता है। इस प्रकार स्किजीन एंड फ्रेन को मिलाकर शिजोफ्रेनिया नाम दिया। किसने? स्विट्जरलैंड के मनोरोग विज्ञानी ब्लूलर ने। ब्लूलर की जो व्याख्या है वो तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्र है और वैज्ञानिक भी मानी गई। और क्योंकि स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक मानी गई, इसलिए ये कहा गया कि इन्होंने जो अपना विचार दिए हैं वो इनके विचार काफ़ी स्पष्ट हैं। ब्लूलर द्वारा प्रतिपादित मनोविकलता के संप्रत्यय का अमेरिकन मनोरोग विज्ञानियों पर काफ़ी गहरा असर हुआ और कई प्रमुख मनोवैज्ञानियों ने आगे आकर इस मानसिक रोग का अधिक गंभीरतापूर्वक व वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया। न्यूयॉर्क स्टेट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन ने 1930 के दशक में कुल रोगियों में से 20% रोगियों की पहचान शिजोफ्रेनिया के रोगी के रूप में की और साथ ही अगर देखा जाए तो 1952 तक यह प्रतिशत बढ़कर के 80% तक हो गया। तो 1930 से लेकर के 1952 तक शिजोफ्रेनिया के केसेस को पकड़ने में या उनके को आइडेंटिफाई करने में एक बहुत बड़ा योगदान था कि किस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई किया जा सके और इनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। मनोविकलता के रोग में भी जो अभिरुचि अमेरिकन वैज्ञानिकों में पाई गई, उससे भी मनोविकलता के संप्रत्यय का विस्तृत अध्ययन संभव हो सका। अमेरिकन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको पागलपन का लक्षण जबकि डिक्लेयर किया हुआ था और ऐसे रोगियों को पागल कहा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनके ट्रीटमेंट में बहुत अधिक रुचि दिखाई और ये जो रुचि दिखाई इसकी वजह से इसका और अधिक विस्तृत अध्ययन किया जाना संभव हो पाया। तो इस प्रकार से अगर ये देखें तो ये न्यूयॉर्क स्टेट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें शिजोफ्रेनिया पर काफ़ी काम किया गया। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ अभी बताया कि न्यूयॉर्क साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में 1913 के दशक में कुल रोगियों में से 20% रोगियों की पहचान मनोविकलता के रूप में की गई तथा 1952 तक ये प्रतिशत बढ़कर 80% तक हो गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि शिजोफ्रेनिया का नाम शिजोफ्रेनिया किस तरह से उत्तरोत्तर विकास के बाद में पड़ा, किस प्रकार से इस प्रकार के रोगियों को आइडेंटिफाई किया गया और उन आइडेंटिफाई करते हुए उनमें ये माना गया कि उनमें सांवेगिक रूप से, पेशीय रूप से तथा वास्तविकता के धरातल पर उनका जो सभी प्रक्रियाएं हैं वे सभी प्रक्रियाएं उनकी बाधित होती हैं, उनका चिंतन बाधित होता है। और जब ये सारी चीज़ें बाधित होती हैं तो इस प्रकार के रोगियों को पागल की श्रेणी में न रख करके उन्होंने एक विशेष नाम दिया कि इनको शिजोफ्रेनिक रोगी या मनोविकलता के रोगियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और जो यहाँ बहुत ही अच्छी पाई गई वो ये पाई गई कि ये माना गया कि इस प्रकार के रोगियों की बौद्धिक ह्रास होता है, लेकिन सभी रोगियों में ये पाया जाए ऐसा नहीं है। और इस बात ने इस बात को बहुत अधिक बढ़ावा दिया कि इस रोगियों का ट्रीटमेंट किया जाना संभव है।
और ट्रीटमेंट के आधार पर बहुत सारे रोगियों को सही भी किया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। ब्लूलर तथा मेयर ने बतलाया कि इस रोग में मानसिक ह्रास का होना अनिवार्य नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताया था। तब इसका मतलब यह हुआ कि इस रोग के उपचार में नैदानिक हस्तक्षेप की पर्याप्त गुंजाइश है। ब्लूलर तथा मेयर के आधार पर इस प्रकार के रोगियों के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। हैरी स्टेक सुलिवान ने इस विचारधारा का फ़ायदा उठाते हुए प्रथम ऐसे मनोविज्ञानी होने का दर्जा प्राप्त किया जिन्होंने मनोविदलता के लिए क्रमबद्ध मनोवैज्ञानिक उपचार विकसित किया। तो यहाँ हैरी स्टेक सुलिवान का नाम हम गर्व के साथ ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वे पहले ऐसे मनोविज्ञानी हुए जिन्होंने मनोविदलता के रोगियों के लिए क्रमबद्ध मनोवैज्ञानिक उपचार की विधि को विकसित किया। आज बस इतना ही, बाकी अगले टर्न पर।